डिटेलिंग पे लौटूंगा बाद में जब मंत्री साहब से बातचीत करूंगा। पहले क्योंकि चॉइस इंटरनेशनल के सीईओ साहब स्टूडियोज में हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अरुण पोद्दार सर हैं, नतीजे दिखाइएगा स्क्रीन पे सारे जो जो आपने बनाए हैं। अरुण सर, सबसे पहले तो क्योंकि क्वार्टर के साथ एनुअल नंबर्स भी आए और स्ट्रॉन्ग एनुअल परफॉर्मेंस है, आय में 21%, इबिटा में 30% का जंप, पूरे साल FY25 में ओवर FY24 मार्जिन्स 210 बेसिस पॉइंट्स का उछाल। तो बढ़िया रहा ये FY25 कंपनी के लिए। अच्छा, एज वी स्पीक साल का चार्ट चॉइस इंटरनेशनल का खोलिएगा, ना सिर्फ अपने 52 हफ्तों के हाईज बल्कि रिकॉर्ड उच्चतम स्तर, अब तक की ट्रेडिंग हिस्ट्री के हाईएस्ट लेवल पर आज जब हम बातचीत कर रहे हैं ये स्टॉक खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। अरुण सर, इस देश में इक्विटी कल्चर जो है ना बहुत तेजी से तूल पकड़ा और उसकी हाईलाइट बनी वो FY25 जब गजब की डीमैट ओपनिंग होती हुई नजर आई। चॉइस किस तरह से फायदा उठा पाया इस बढ़ते इक्विटी कल्चर का, और जब फायदा उठा पाया मतलब किस तरह से आपने ऑनबोर्डिंग करी क्लाइंट्स की, किस तरह से आपने फायदा उठाया इस सारे टेलविंड्स का? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें यहाँ पे बुलाया। नंबर्स की पहले अगर अपन बात करें तो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो अपना टर्नओवर था, इट वाज अराउंड 760 करोड़ रुपीस के आसपास, जबकि अपन ने 25-26 जो क्लोज किया वो लगभग 925 करोड़ रुपए के आसपास पे क्लोज किया है। अपन ने एबिटा जो अपना पिछले साल लगभग 225 करोड़ था वो अपन ने लगभग 300 करोड़ रुपए पे क्लोज किया है। सो परफॉर्मेंस वाइज अपन ने बहुत अच्छा डिसेंट काम किया है और वी आर होपफुल कि अपन आगे भी इस ग्रोथ मैट्रिक्स को मेंटेन रखेंगे। और जहाँ तक आपका इक्विटी ब्रोकिंग से रिलेटेड एक सवाल था, उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग में आज के दिन हमारा एक वन ऑफ द की एस्पेक्ट है कि हम फिजिकल ब्रांच मॉडल पे आज भी बहुत एग्रेसिव हैं। और अगर हम देखें तो पिछले एक साल में पहले हमारी लगभग 115 ब्रांचें थी, जो अपन ने 31 मार्च तक लगभग 200 ब्रांचें पहुंचाई है। तो मतलब लगभग अपन ने 70-80 के आसपास नई ब्रांचें अपन ने पिछले साल खोली है और अपन अगले साल में भी लगभग 100 ब्रांचों का टारगेट लेके चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी वी फील एक इनेबलर है। अगर आपका ग्राउंड पे प्रेजेंस है तो कस्टमर के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत स्मूथ होता है। बेसिकली आप कह रहे हो फिजिटल। यस, हम फिजिटल मॉडल पे ज्यादा फोकस्ड है रादर देन ओनली टेक्नोलॉजी। आज के दिन इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल एप्स, KYC, जितनी भी चीजें हैं, तो ये जो नई ब्रांचेस जैसे 115 से आप कह रहे हो 200 पहुंच गए, 100 और ब्रांच खोलने की तैयारी हो रही है, लार्जली क्या ऐसा हो रहा है इस इक्विटी कल्ट के बीच में Tier 2, Tier 3 सिटीज वो उसमें ज्यादा पकड़ चॉइस मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। तो सर ऐसा है, हमारा जो एक डेटा साइंस बोलता है मेट्रो सिटीज और स्टेट कैपिटल्स इट्स ऑलरेडी ओवर पेनिट्रेटेड। ट्रू। And the customer acquisition cost is also much high rather than the 3 tier to 6 tier cities. So हमारा एकदम क्लियर फोकस है कि हमारा जो कस्टमर एक्विजिशन रहेगा, हम जिन कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करेंगे वो 3 tier to 6 tier cities के ही मेजॉरिटी कस्टमर होंगे। और वहां पे फिर सिर्फ डिजिटल से काम नहीं बनेगा, फिजिकल वहां पे आप थोड़ा सा करेक्ट भरोसा दिलाना पड़ेगा। करेक्ट। तो आप आज भी अगर आप इंडियन कंज्यूमर को देखेंगे तो इंडियन कंज्यूमर एटलीस्ट फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज उनका आज भी प्रेफरेंस ये है कि जो उनको सामने दिखता है उसके साथ उनका एसोसिएशन कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर होता है। सो पिछले 2 सालों में जो हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी कस्टमर जुड़े, उनका ऑलमोस्ट 70% प्लस का जो एक्विजिशन है वो 3 tier to 6 tier सिटीज़ में से ही आया है। सो और उस पीस में आज के दिन जो पीयर्स अगर अपन देखेंगे, उन पीयर्स में हम कुछ लेवल तक आगे हैं बिकॉज ऑफ आवर एग्जिस्टिंग प्रेजेंस। और जैसे मैंने आपको बताया कि टारगेट है कि अगले 4 सालों में हम इंडिया के जो 806 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस हर एक डिस्ट्रिक्ट पे चॉइस का खुद का ऑफिस। अभी जब आप ब्रांचेस बढ़ा रहे हो, आज 200 ब्रांचेस पे पहुंचे हो, अभी कुछ स्पेसिफिक ज्योग्राफीज पे ज्यादा टारगेट हो रहा है या ये पैन इंडिया चल रहा है सब कुछ? जो ये पैन इंडिया चल रहा है, अल्टीमेटली अपना टारगेट सर्टेनली पैन इंडिया है। और अगर आप आज के दिन ब्रांचेस देखेंगे तो हम 23 स्टेट कवर करते हैं, एक्सेप्ट 3 या 4 स्टेट को अगर अपन छोड़ दें तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट को कवर कर रहे हैं। और टारगेट ये है कि जोन वाइज हम इस तरीके से स्प्रेड हों कि हम अर्लीस्ट पॉसिबल ग्राउंड पर लोगों तक पहुंच सके। तो इन सब का मतलब क्या? जब मैं कह रहा था कि FY25 बहुत सॉलिड निकला, चॉइस अपने प्रेजेंटेशन में कहता है कि देश की जो टॉप 20 ब्रोकर्स है उनमें से एक हम है। करेक्ट।
तो जब टेलविंड्स मिल रहे हैं तो आपका भी धंधा अच्छा चल रहा होगा, पर इसमें आपने जो मार्केट शेयर बनाया हुआ था उसकी और पकड़ बड़ी है, मार्केट शेयर आपका बड़ा है इंडस्ट्री में या नहीं हुआ है? तो सर्टेनली हमारा मार्केट शेयर बढ़ा है। हम कल एक एनएसई एक एक्टिव डेटाबेस का एक नंबर रिलीज करता है। अच्छा। और आप सरप्राइजिंगली देखेंगे जिसमें सिर्फ आउट ऑफ ओवरऑल टोटल ब्रोकर साइज सिर्फ 5 या 6 ब्रोकर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले क्वार्टर में क्लाइंट का एक्विजिशन पॉजिटिव साइड में एडिशन किया है। उसमें चॉइस इज वन ऑफ द ब्रोकर। सो सर्टेनली जो हमारा मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ जो भी नया एडिशन आ रहा है उसमें हमारा, भले ही हम आज के दिन 20th ब्रोकर नंबर पे आते हैं, बट हमारा एक्विजिशन परसेंटेज और जो मार्केट शेयर परसेंटेज इन लास्ट जनरल मार्केट से ज्यादा बेहतर ग्रोथ बेहतर कर रहे हैं। यस हम बेहतर कर पा रहे हैं। अच्छा, ब्रोकिंग इंडस्ट्री इवन चॉइस के लिए 2 कंसर्न्स। पहला, क्योंकि आप लोग रिटेल की ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, हम में से ज्यादातर रिटेलों ने इस तरह का मार्केट देखा नहीं था। करेक्ट। जो पिछले अगस्त सितंबर से तस्वीर एकदम से बदल गई। बिल्कुल। अदरवाइज आप लोग एक दिन गिराते थे, अगले दिन वी शेप रिकवरी हो जाती थी, अपने को लगता था शेयर बाजार तो आसानी से कमाई की मशीन है। बिल्कुल। तो अपना कॉन्फिडेंस शेक हुआ। करेक्ट। तो ऐसे में जब आप जो रिटेल की ऑनबोर्डिंग कर रहे हो, कुछ मामला फाइनेंशियल ईयर में आते आते Q4 में धीमा पड़ा, ठंडा पड़ा, रिटेल पार्टिसिपेशन, रिटेल ट्रेड्स सब कुछ थोड़े रिड्यूस हुए, मामला गड़बड़ाया है क्या? क्लाइंट एक्विजिशन आल्सो एंड द ट्रांजैक्शन, डीमैट खुलने की गति भी धीमी बहुत कम हुई। और जो लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे थे उसमें भी एक बहुत ठहराव आया। बट इसमें एक और सरप्राइजिंग फैक्टर है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारी जो ऐप है उस ऐप के ऊपर ऑन एन एवरेज आज से 6 महीने 8 महीने पहले लगभग 1 लाख प्लस डेली यूजर थे। आज भी वो यूजर है। इट मींस कस्टमर जो है वो मार्केट में है अभी भी, वो मतलब ये टेम्पररी ब्लिप है, आप मान के चलते हो मोमेंटम वापस रिज्यूम। 100% सर। मैं अभी रिसेंटली एक रेगुलेटर्स के एक सेमिनार में था, उसमें बकायदा रेगुलेटर्स का ये बोलना है कि अगले जो अभी 12 करोड़ के आसपास लगभग डीमेट होल्डर्स हैं, अगले 8-9 सालों में 2030 तक ये डीमेट होल्डर लगभग 30 करोड़ पहुंचेंगे। तो ये जो नया कंज्यूमर इंडस्ट्री में आएगा उस कंज्यूमर का अल्टीमेटली हर कोई बेनिफिट लेगा। इट्स अ ह्यूज मार्केट। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो 3 टियर टू 6 टियर सिटीज से जब कंज्यूमर आएगा और वहां पे क्योंकि हम पहले से स्टेब्लिश्ड हैं, तो उसका एक बड़ा एडवांटेज हम देखते हैं कि शायद से हमें उस बड़ी पाई में शायद हम एक साइजेबल चीज ले पाए। दूसरा कंसर्न वो था सेबी की सख्ती। अब सेबी की सख्ती 2 केस में थी। रिटेल का बढ़ता पार्टिसिपेशन थोड़ा सा ओवर हीटेड लग रहा था, रिटेल एग्रेसिव हो रहे थे, सेबी ने हमको थोड़ा सा कर्टेल करने की कोशिश करी अलग अलग स्टेप्स के थ्रू। दूसरा, ओवरऑल मार्केट जो ओवर हीटेड हो रहे थे तो एक्सपायरीज के थ्रू वो कुछ एडजस्टमेंट करनी, और जब एक्सपायरीज खूब सारी थी, बैंक निफ्टी अलग ट्रेड होता था तो खूब धंधा था। ये तो सच था, धंधा तो रिड्यूस कर ही दिया। तो सेबी की सख्ती से आप लोग के धंधे पे भी पड़ा होगा, किस हद तक पड़ा है, किस हद तक बाउंस बैक करा फिर वो धंधा? तो सर अगर आप इक्विटी के नंबर्स देखेंगे तो ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखें तो हार्डली 4% का स्लिप है मेरे यहाँ पे। मतलब ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सर्टेनली नंबर्स कम हुए हैं। मतलब निफ्टी बैंक का बंद होना पूरा निफ्टी 50 की तरफ चैनलाइज हो गया क्या मामला? सर जल्दी हो जाएगा, हमारा ये मानना है उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो रेगुलेटर्स ने जितने भी एक्शन लिए हैं वो एक्शन लॉन्ग टर्म के लिए, बिजनेसेस के लिए सस्टेनेबल है। और जब ये मार्केट ग्रो होगा, जब इसमें पार्टिसिपेशंस ग्रो होंगे, तो ये बेहतर रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में चले, ये हर किसी की प्रेफरेंस है। सो वी आर वेरी मच पॉजिटिव कि रेगुलेटर जितने भी एक्शंस ले रहे हैं वो एक्शंस लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। और पास्ट में भी अगर आप देखेंगे 3-4 सालों में जब भी रेगुलेटर्स ने कुछ एक्शन लिया है, हार्डली 1 या 2 महीने लगे हैं उसको सेटल होने में, लोग अपने आप इस मार्केट में वापस जुड़ जाते हैं। सो अगर आप देखें तो दिसंबर के नंबर्स से मार्च में सर्टेनली इंप्रूवमेंट है। और जब अपन अप्रैल में आ रहे हैं और अभी 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव डेली पॉजिटिव साइड देख रहे हैं अपन, तो चीजें सर्टेनली पॉजिटिव होगी, लोग पॉजिटिव साइड बढ़ेंगे ही, लोग वापस से एंट्री करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अपन फाइनेंशियल की पिक्चर पेंट कर रहे थे, उसमें अपन ने बताया Q4 थोड़ा ठंडा। अच्छा, Q4 का आपका जो परफॉर्मेंस है, साल दर साल देखूं, वैसे ब्रोकिंग को हम लोग Q on Q देखते हैं, दोनों में स्ट्रांग है। 18-20% रेवेन्यू में उछाल देखने को मिला। सर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका वो ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, जो 2/3 रेवेन्यूज लेकर आता है। वो ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में धीमा है, 2% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है वो। हाँ। और उसमें भी थोड़ा सा इन डेप्थ जाऊं तो उसमें आपका वो जो वेल्थ प्रोडक्ट बिजनेस है वो ज्यादा ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये वो धीमापन ही रिफ्लेक्टिव है क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस। हाँ, तो आप अगर Q3 और Q4 के नंबर्स देखेंगे तो कोर इक्विटी का जो नंबर्स है उसमें सर्टेनली स्लिप है। वहां पे अपन ने थोड़ा सा, क्योंकि ओवरऑल लोग मार्केट में कम आए, लोगों ने ट्रांजैक्शंस कम किए,
बट ऑन ए अदर साइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस ने इस पूरे पीस में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया और ये इंश्योर किया कि जो ओवरऑल नंबर्स है वो मेंटेन रह जाए। सो वेल्थ में अगर हम देखें तो आज के दिन जब हमने ईयर स्टार्ट किया तो लगभग 1100 करोड़ के आसपास का अपना AUM था और आज के दिन हम लगभग 7000 करोड़ के AUM पे हैं। सो इंश्योरेंस ब्रोकिंग में वी हैव डन वेरी गुड वर्क। सो ये कुछ सेगमेंट थे जिन्होंने इस 6 महीने के जो थोड़ा सा हीट पीरियड था उस हीट पीरियड को बहुत पॉजिटिवली हैंडल किया और ओवरऑल जो ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के नंबर थे उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आने दिया। और ये जो वेल्थ वाला धंधा जो जंप करा, ये क्या इस क्वार्टर में वो जो आरीट कैपिटल सर्विसेज का एक्विजिशन हुआ उसके AUMs आए, उसके चलते हुआ ये सब? हाँ, तो अराइट कैपिटल का तो फॉर क्या कहते एग्जांपल हैं, अराइट? हाँ, अराइट ओके, अरीट पढ़ा मैंने, अराइट। ओके, कैपिटल जो है उसको अपन ने अभी लास्ट क्वार्टर में अपन ने ऐड किया था। ये कि नॉन रिलेटेड एंटिटी है कोई? ये नॉन रिलेटेड एंटिटी थी, इट्स इंडिविजुअल, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर थे, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटर, उनको अपन ने टेक ओवर किया है और बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो HNI को वेल्थ की जो स्किल सेट थी वो डेवलप हुई है। तो आज अगर अपन देखें तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ में इट्स अ काइंड ऑफ ए गुड वैल्यू एडिशन इन द सिस्टम और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपन काफी साइजेबल चीजें आगे देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक डिवीजन और है, वो एडवाइजरी वाली। आमतौर पर ब्रोकिंग में वो दिखता नहीं है, आपके में बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, जिसमें आप शायद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो अपनी जगह है, वो तो खैर वो सब करते हैं, आप भी करते हो, लेकिन एक गवर्नमेंट एडवाइजरी वाला मामला क्या है? किस तरह के मार्जिन आप इसमें एंजॉय करते हो? क्योंकि आपके लिए वो जो पाए आ रहा है उसमें सिग्निफिकेंट है, 1/4 से ज्यादा रेवेन्यू तो एडवाइजरी से आते हैं। यस, सो सर जो ये क्या आपकी रिसर्च विंग है जो ये एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये अलग से कुछ डिवीजन है? ये एक अलग से डिवीजन है। इसमें हम गवर्नमेंट्स, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है उनके इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। मतलब तो बेसिकली जब गवर्नमेंट को किसी भी प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्चुलाइज करना है तो सबसे पहले एक फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट बनती है, उसके बाद DPR बनता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, फिर कॉन्ट्रैक्टर ऑन बोर्ड होता है और कॉन्ट्रैक्टर की ऑनबोर्डिंग के बाद एक PMC होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग होता है। तो नॉर्मली किसी भी प्रोजेक्ट के केस में लगभग 1.5% से लेकर 2.5% तक की जो फीस है वो किसी भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में एज ए कंसल्टिंग फीस अलाइन होती है। बकायदा टेंडर्स निकलते हैं, उस पाई के लिए आप लड़ते हो? करेक्ट, उस पाई के लिए हम लड़ते हैं। और सर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा मैं इसमें कि इंडियन फर्म्स में आज के दिन हम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि आप जैसे जैसे इस पीस में क्रेडेंशियल डेवलप करते जाएंगे, अपने साइजेबल प्रोजेक्ट्स को डेवलप करते जाएंगे, तो आपका मार्जिन इंप्रूव होता जाएगा, क्योंकि नीचे के लेवल पे कंपटीशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, ऊपर के लेवल पे कंपटीशन कम है। आज के दिन हमारी लगभग 500 करोड़ रुपए की ओपन ऑर्डर बुक है और इस महीने में 500 करोड़ की ओपन ऑर्डर बुक, मतलब वो जो 2.5% के शेयर्स एंड ऑर्डर्स के वो आपने बैक कर रखे? करेक्ट 250 करोड़ की ओपन ऑर्डर बुक का मतलब ये है सर कि मैं अगले, अब इसमें सिर्फ आपके ब्रेन स्वेट कर रहे होंगे, उससे ज्यादा आपका खर्चा नहीं हो रहा होगा। यस, सो अगर आप देखें तो एडवाइजरी पीस में हम लगभग 35% के आसपास का एबिटा अचीव करते हैं इन गवर्नमेंट एडवाइजरी पीस। एंड 500 करोड़ रुपए की जो मैंने आपको ओपन ऑर्डर बुक बताई वो लगभग अगले 18 महीने से 24 महीने के अंदर ड्यू है और पिछले एक महीने में भी लगभग 100 करोड़ प्लस के अपने को ड्यू है, मतलब ये फाइनेंशियल्स में जुड़ती हुई आपको नजर आ रही होगी अगले 18 महीने। बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। अच्छा, प्रेस रिलीज ही पढ़ रहा था मैं, गाइडेड बाय आवर एस्पिरेशंस टू बी सर्वश्रेष्ठ। क्या बनने की तैयारी हो रही है चॉइस की भाई? तो सर बेसिकली हमारे MD सर का एक विजन है कि हम जिस भी क्षेत्र में काम करें उसमें हम सबसे बेहतर काम करें। दैट इज द होल आवर ग्रुप्स विजन एंड मिशन कि हम बेहतर और अच्छे लेवल पे काम करें। हमारा एक वन ऑफ द और फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी में हम बहुत बिलीव करते हैं। हम मानते हैं कि लास्ट माइल पे भी जो बंदा बैठा है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ा हुआ होना चाहिए और हमारा जो ब्रांच मॉडल है वो भी उसी का एक वन ऑफ द एस्पेक्ट है। हम गवर्नमेंट्स के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं जब हम उनको फाइनेंशियल सर्विसेज को नीचे तक लेके जाने में हेल्प करते हैं। हम गवर्नमेंट को कंसल्ट करते हैं। मुझे अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जहां हम उनके 40 लाख स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में। तो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया है जिसमें हम उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम उनको फाइनेंशियल सर्विसेज बता रहे हैं। सो ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन से जो लोग अल्टीमेटली सिस्टम में आएंगे और वो आएंगे उसी अगेन 3 tier to 6 tier सिटीज से ही, उनको हम बेहतर तरीके से ले सके। दैट्स द होल थॉट। अच्छा, शुरुआत करी थी अपन ने FY25 इस फाइनेंशियल ईयर के अच्छे परफॉर्मेंस की बात करते हुए। एंडिंग करता हूं पिछले कुछ सालों की मैपिंग।
हालांकि ये वो साल हैं जब एकदम से इक्विटी में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता ही चला गया। तो FY 21 से 25 4 फाइनेंशियल ईयर्स आपकी रेवेन्यूज 52% CAGR और EBITDA 70% के सालाना दर से बढ़ा है। अब तो बेस भी ऊपर आ गया है, थोड़ा सा स्टीम ठंडा पड़ा है। आपने बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन तो कर रखे होंगे सीईओ साहब, आगे की ग्रोथ मैप कैसे कर रहे हो? तो सर हमारा शायद से अभी बेस आया नहीं है, स्टिल फील कि बेस आना बाकी है। और हम सर्टेनली ये जो CAGR ग्रोथ परसेंटेज जो पिछले सालों में हमने अचीव करी है वो हम सर्टेनली कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बेस आने में भी स्टिल वी फील अगले 1-2 साल और लगेगा, जहां से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम ग्रोथ परसेंटेज 25-30 पे जाएं। अभी तो वी आर स्टिल फील कि 50% प्लस अभी हाई ग्रोथ रेट विल कंटिन्यू करेगा। यस यस। ऑन दैट नोट अरुण जी, थैंक यू सो मच जुड़ने थैंक के यू लिए। थैंक यू। ये चॉइस इंटरनेशनल का मैनेजमेंट स्टॉक आपकी स्क्रीन पे चल ही रहा था, आज रिकॉर्ड हाईस पे ट्रेड करता हुआ। ब्रेक का समय